हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज जो हमारी है एनसीईआरटी स्पेशल की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग आज 8 क्लास के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और हम लोग की जो ये सीरीज़ है वो क्लास 10 तक, यानी कि 4 वीडियो इसमें 7, 8, 9 और 10 की 4 वीडियो आएगी, जिसमें कि आपका एनसीईआरटी जो है अबाउट 99% जो है कवर हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें, ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं सारे आपको मिलते रहें। इसी के साथ साथ अगर इग्नू की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में आपको सभी प्रकार के कंटेंट जो है मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय लेते चलते हैं हम लोग वीडियो पे। और आज जो है हमारी 8 क्लास की जो है एनसीईआरटी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए वीडियो पे, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस एनसीईआरटी के हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पौधे में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो पौधे में 90% जो है जल होता है। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व मौजूद रहते हैं? तो उर्वरक जो दिया जाता है उसमें मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है, और ये सभी पोषक तत्व जो है मौजूद रहते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्ग जो जिसमें बांटा गया है वो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो गाइज़ मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हैंड राइटिंग की थोड़ी सी इशू हो सकती है, तो आप उसे मैनेज कर लें और कंटेंट पे ध्यान दें, और क्योंकि कंटेंट जो है एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु तथा जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को लिखें। विषाणु से जो हमारे रोग होते हैं वो है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो एवं खसरा। हालांकि आप अगर विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ, कवक, इन सभी से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उनके अगर ट्रिक्स आपको जानना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करा दूँगा। और ये जो हैं उसके बाद है जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, टाइफाइड, क्षय रोग और टीबी। और प्रोटोजोआ के कारण कौन से रोग होते हैं, ये भी सारा यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी 1857 में। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज हम सभी जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किया था, लेकिन आप इसका ईस्वी भी याद रखें कि कितने ईस्वी में इन्होंने किया था। तो 1798 ईस्वी में किया था। ये एनसीईआरटी में दिया गया ये है क्वेश्चन है। अगला है कि मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्मजीव संचरण का तरीका, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे अवश्य पढ़ लें। जैसे कि क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है और ये वायु के द्वारा फैलता है। अगला है खसरा जो है वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है, ये भी वायु के माध्यम से ही फैलता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस के थ्रू से ही होता है, और जो है वायु से या फिर सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अगला है पोलियो वायरस के थ्रू से ही होता है और वायु या जल के संपर्क में आने से फैलता है। अगला है हैजा, तो हैजा जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है, जल तथा भोजन के माध्यम से ये संचरण का तरीका है इसका। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होता है और जल के द्वारा फैलता है। अगला है टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है और जल के माध्यम से फैलता है। अगला है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो गाइज़ ये सब जो है इम्पोर्टेंट कुछ ये हैं रोग हैं और सूक्ष्मजीव जिसके माध्यम और जो संचरण करने का तरीका है ये दिया गया है, तो इसे आप ज़रूर एक बार देख लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने और कब की थी? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ दे कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है एंटोइन ल्यूवेनहक ने किया था। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है पादप रोग और सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। तो पादप रोग जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ पादप रोग हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। नींबू का कैंकर रोग जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है, वायु के माध्यम से ये संचरित होता है। अगला है गेहूं का रस्ट जो है कवक के कारण होता है और वायु एवं बीज के माध्यम से ये संचारित होता है। अगला है भिंडी का पित्त जो है वायरस के द्वारा संक्रमित या फिर सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, और संचरण का तरीका इसका है कीट के माध्यम से।
तो इनको आप पढ़ लें। अगला है 4R का सिद्धांत क्या है। तो 4R का सिद्धांत, जैसा कि आप लोगों ने 4R का सिद्धांत तो सब कोई जानते हैं, लेकिन वही 4R ये देख करके मे भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ये है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी करने के लिए कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम बार कहाँ पर हुआ था। तो यह सड़कों पर रोशनी करने के लिए कोयला गैस का उपयोग सर्वप्रथम बार लंदन में 1810 ईस्वी में हुआ था तथा न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी में हुआ था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। अगला है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो विश्व का पहला तेल का कुआं जो है पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में 1859 ईस्वी में खोजा गया था। तो गाइज़, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है ये, एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं किया हूँ मैं। और सारे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट से सारे कवर हो जाएंगे। ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व में पहला तेल का कुआं, ये सभी नोट देखिए वहाँ पे लिखे गए थे, साइड में लिखे गए थे। इसे भी मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट ये हो सके और एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आप पूरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और किसी भी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम तेल का पता कहाँ चला था। तो भारत में सर्वप्रथम तेल का पता असम के माकुम नामक स्थान पर 1867 ईस्वी में पता चला था। अगला है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला है, पीसीआरए का पूरा नाम क्या है। तो पीसीआरए का पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। मे भी क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जब उष्मा कोई पदार्थ देता है, यानी कि उसका दहन हो रहा होता है, तो यह दहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन और ऊष्मीयमान। ये भी पूछा जा सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो ईंधन और ऊष्मीयमान जो है ये उसमें दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो इसे भी मैंने आपके लिए लिख दिया हूँ। और जैसे कि गोबर के उपले का जो ऊष्मीयमान होता है 6000 से 8000 तक होता है किलो जूल प्रति केजी। ऊष्मीयमान का इकाई जो होता है ये होता है। तो लकड़ी का 17,000 से 22,000 तक होता है। कोयला का 25,000 से 33,000 तक होता है। पेट्रोल का 45,000 तक होता है। मिट्टी का तेल का 45,000 होता है। डीजल का 45,000। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये तीनों का 45,000 होता है। अगला है मेथेन। मेथेन में 50,000 होता है। सीएनजी का भी 50,000 होता है। एलपीजी का 55,000 होता है। जैव गैस का 35,000 से 40,000 होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है उसमें मान होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी के बराबर होता है इसका ऊष्मीयमान। तो आप इसे भी पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने और कब की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे क्या कहते हैं। तो केंद्रक पदार्थ अगर केंद्रक झिल्ली के बिना होता है तो इस प्रकार के जो है प्रकार के पदार्थ मैंने कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है। तो छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु में पाया जाता है, जो हमें या फिर जिसे हम नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं। और इसके अपोजिट होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ये इसमें मानव जीव, बड़े जीव जंतु सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक सुसंगठित झिल्ली युक्त पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये अपोजिट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हैंडराइटिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंटेंट मैंने बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया है और मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर अप करने का कोशिश किया है। तो ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। और बाकी आपको कंटेंट जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और एनसीईआरटी बेस्ड के क्वेश्चंस हैं 7 to 10, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें 10th क्वालिफिकेशन 10th बेसिक पर होता है उस सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसे पढ़ सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो है, केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। अगला है, केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं। उसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अगला है, किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग किसने और कब की थी। तो इसकी जो सफलतापूर्वक क्लोनिंग किसने और कब की थी। तो इयान विल्मट तथा उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को की थी। तो इसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे पूरा
डिफ़ाइन करके लिख दिया है कि किसने किया था और कहाँ पे किया था और किस इंस्टीट्यूट में किया था, इसी के साथ साथ किस डेट को किया था, सभी को मैंने लिख दिया है, तो इसे भी आप पढ़ लें। अगला है सर्वप्रथम क्लोनिंग जीव या भेड़ को जन्म किसने दिया था, किसने दिया तथा डॉली की मृत्यु कब हुई। तो पहला क्लोनिंग वाला जीव जो था वो भेड़ था जिसका नाम डॉली था। इसका जन्म इसको जो दिया था फिन डॉर्सेट ने दिया था और डॉली की मृत्यु जो हुई 14 फरवरी 2003 को हुई। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ के साथ ही वृषण किसका स्रावन प्रारंभ कर देता है। तो यौवनारंभ के साथ ही साथ जो है वृषण पौरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को ये स्रावित करना स्टार्ट कर जाता है। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय किसका स्रावन शुरू कर देता है। तो ये जो है महिला हार्मोन, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है हमारा वो रुधिर में नमक की मात्रा को ये करके संतुलित करके रखता है। अगला है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। तो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड जिसको कहा जाता है, या फिर हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी इसी को ही कहा जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा वायु में कौन सा घर्षण होता है। तो वायु में तरल घर्षण होता है। अगला है हमारा पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई या एडम्स एप्पल की लंबाई कितनी होती है। तो ये 20 मिलीमीटर तक की होती है। महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है। तो ये 5 मिलीमीटर तक की होती है। सामान्य श्वास की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो सामान्य श्वास जो हम लोग लेते हैं उसकी ध्वनि प्रबलता 10 डेसिबल होती है। अगला है मंद फुसफुसाहट की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो मंद फुसफुसाहट की ध्वनि प्रबलता जो होती है वो 30 डेसिबल तक होती है। सामान्य वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो ये 60 डेसिबल होती है। और कितना डेसिबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक है। 80 डेसिबल। तो गाइज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अगर खान सर के पास भी आप पढ़े हुए हैं, अगर क्लास किए हुए हैं, तो उसमें भी ये डिफाइन करके बताया गया इन सभी पॉइंट वाइज को। डेफिनेटली ये एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की इनकी संभावना है, तो आप इसे भी पढ़ लें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कौन से ब्रिटिश रसायनज्ञ ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो यह विलियम निकलसन ने 1800 ईस्वी में यह जो है बताया था। अगला जो है क्वेश्चन किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो ये तड़ित के बारे में ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो और ये कब बताया था, 1752 में बताया था। इसी के साथ साथ तड़ित रोधक का भी जो है खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति तथा कब कदम रखा था। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे तथा 21 जुलाई 1969 को उन्होंने कदम रखा था चंद्रमा पे। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य का प्रकाश जो है ये क्या है, या फिर 1500 करोड़ किलोमीटर को कर सकते हैं हम 8 प्रकाश मिनट। अगला जो है क्वेश्चन सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा इसकी दूरी कितनी है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम जो तारा है वो है अल्फा सेंटोरी और इसकी दूरी जो है 4.3 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है हमारा आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा जो है यहाँ पे सीरियस लिखा हुआ था लेकिन साइरस होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे निकट तथा दूर वाला ग्रह क्या है। तो सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह बुध है और सबसे दूर वाला ग्रह नेपच्यून है। तो अगर सूर्य से डिस्टेंस वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आ जाता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आपका जो शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आ जाता है, फिर मंगल। इसी तरह से हमारा जो है ये इसका जो है क्रम चलते चले जाता है। और सबसे अधिक गर्म ग्रह बोला जाए तो सबसे अधिक गर्म ग्रह में आ जाता है हमारा शुक्र, क्योंकि बुध का वायुमंडल जो है वो बुध तो ऐसे जैसे कि सबसे ज़्यादा निकट है सूर्य के, तो उसका ही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होना चाहिए वही, लेकिन बुध नहीं है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण दिन जितना ही ज़्यादा गर्म होता है रात उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसलिए जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आकाश में सबसे अधिक ये तो हो गया हमारा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम लिखें। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह का क्रम है वह बुध है सबसे पहले, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपको बोल देगा कि कौन से ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट उपस्थित है। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट उपस्थित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लूटो को अंतिम बार कब देखा गया था? तो प्लूटो को अंतिम बार जो है 2006 ईस्वी में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे लघुत्तम ग्रह नहीं सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम या पड़ोसी ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन शामिल है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह, पृथ्वी का सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। इसे ही भोर का तारा कहा जाता है, इसे ही शाम का तारा कहा जाता है। तो ये सब स्पेशलिटी अगर तारा के बारे में पूछा जाए तो वो शुक्र हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रभात तारा अथवा संध्या तारा। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, ये इसका भी आंसर हो जाएगा शुक्र ही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर। तो इसका भी आंसर जो है शुक्र है। शुक्र के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, उपग्रहों की संख्या 0 है। अगला जो है, शुक्र किस दिशा की ओर गति करता है? तो शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा शुक्र। या फिर पूछ सकता है कि पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह जो है मंगल है। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल के जो हैं 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला जो है, अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो फोमोस और डीमोस जो है ये है मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्र गति से घूमने वाला तथा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग कितने गुना है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना जो है बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी ग्रहों में सबसे कम सघन वाला ग्रह तथा जिसका घनत्व तो पानी के घनत्व से भी कम है, यानी कि पानी के ऊपर भी ये तैर सकता है, वो ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर शनि हो जाएगा पहला। उसके बाद है, प्रथम बार धूमकेतु को कब देखा गया था? प्रथम बार धूमकेतु को 1986 में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। और गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो गंगा कार्य परियोजना जो है 1985 में प्रारंभ की गई थी। तो गाइस, ये हमारा 8 के जो जितने भी 8 क्लास के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर अप कर लिया है। अब हम लोग कल जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि कंटेंट जो थी हमारी वो पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड थी, और मे भी एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आपने अगर 7 से 10 तक के एनसीईआरटी को इस वीडियो को देख लिया है तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं एग्ज़ाम में। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त रिलेटिव्स भी एनसीईआरटी को के इस वीडियो को पढ़ सके, और मे भी एग्ज़ाम उनका भी अगर रहा हो तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। और गाइज़, अगर आप इग्नू से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट, असाइनमेंट या फिर कोई भी चीज़ चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको वो कंटेंट जो है प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू और बाय बाय।